स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व हिस्ट्री में। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से पिछले जो वीडियोज में हमने बात किया था कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंट सुधार में जो दोष रह गए थे उन दोषों को दूर करने के लिए फिर एक नया अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1919। ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अब हम बताएंगे आपको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इस अधिनियम को क्यों कहा जाता है। क्योंकि मॉन्टेग्यू उस समय के भारत सचिव थे और भारत सचिव या भारत जो परिषद होती थी वो इंग्लैंड में स्थित होती थी और भारत सचिव जो होता था वो भारत में शासन करने का हेड होता था और चेम्सफोर्ड जो है उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो भारत सचिव मॉन्टेग्यू और गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड के नाम पर इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। ये क्यों पारित किया गया? इसलिए पारित किया गया कि भारतीयों ने कहने का मतलब अधिक से अधिक स्वतंत्रता और स्वशासन करने की मांग की थी कि हमें जो है स्वशासन प्रदान किया जाए, हम अपना शासन स्वयं करेंगे। तो 1909 में उनकी वो मांग को पूरा नहीं किया गया, तो उसी से संबंध में भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है वो पारित करना पड़ा। और फिर लोगों में जागरूकता बढ़ रही थी, लोग शिक्षित हो रहे थे और अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। तो उसी क्रम में 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता भी हो गया था। दोनों में जबकि मनमुटाव हो गया था, तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। उसके बाद 1916-17 में मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट में कहा गया कि अंग्रेज जो है वो भारत में शासन करने में सक्षम नहीं है। फिर उसके बाद जो मॉन्टेग्यू थे जो कि भारत सचिव थे, उन्होंने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार का एक घोषणा पत्र जो है उसको जारी किया, जिसके अनुसार भारत को एक अलग डोमिनियन स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी जाएगी। और फिर उसके बाद जब बात नहीं बनी तो मॉन्टेग्यू जो है जो कि भारत सचिव थे वो इंग्लैंड से भारत आए और उन्होंने भारत के उस समय के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड के साथ और अन्य नेताओं के साथ मिलकर शिमला में एक सम्मेलन किया और वहां पर विचार विमर्श करने के बाद जो है उन्होंने ये एक रिपोर्ट जारी किया जिसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, जो कि जुलाई 1818 में जारी की गई। इसी के आधार पे भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो है वो ब्रिटिश संसद में पारित करना पड़ा। अंग्रेज समझ गए थे कि हम शासन करना हमारे लिए कहने का मतलब इम्पॉसिबल होता जा रहा है। लोग क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, लोग अपने अपने अधिकारों को मांग रहे हैं और भारत के जो नेता थे उस समय के वो जो है स्वशासन की मांग कर रहे थे कि हम अपना शासन चाहते हैं, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो अंग्रेजों ने इसमें जो है उनकी इसमें कुछ चाल होती थी ताकि वो जो है प्रशासन में थोड़ा सा सुधार तो करेंगे, लेकिन वो यहाँ पे अपना जो है अस्थाई प्रशासन बनाना चाहते थे, अस्थाई सरकार बनाना चाहते थे। तो अब देखते हैं कि इस अधिनियम में कौन कौन से सुधार किए गए। तो जब क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि भारत सरकार अधिनियम 1919 किस रिपोर्ट के आधार पर इसको पारित किया गया था, तो इसको बताएंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट के आधार पर जो है इसको पारित किया गया था। उसके बाद सर्वप्रथम इसी अधिनियम में उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। उत्तरदायी शासन का मतलब होता है अगर हम शासन कर रहे हैं तो हम कोई यदि प्रशासन में हमारे कमी होती है, कोई दोष होता है, तो उसके जिम्मेदार भी हम किसी न किसी संस्था के प्रति होंगे
तो इसलिए उत्तरदायी शब्द का प्रयोग इसी अधिनियम में किया गया। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि उत्तरदायी शब्द का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है उत्तरदायी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। हाई कमिश्नर की नियुक्ति जो है इसी अधिनियम की गई। हाई कमिश्नर होता है जो भारत सचिव का सहयोग करने के लिए, भारत सचिव भारत में शासन करने के लिए उत्तरदायी था और उसके सहयोग के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई और वो नियुक्ति जो है इसी अधिनियम के तहत जो है वो की गई। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई इसी अधिनियम में ही। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का मतलब होता है डायरेक्ट जनता द्वारा जो है प्रतिनिधियों को चुना जाना। जैसे आज जो है हमारे भारत में लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं वो। तो ये प्रणाली जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ही शुरू हुई थी। और फिर उसके बाद इसके पहले जो है महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था, मतलब वो वोट नहीं दे सकती थी, लेकिन इसी अधिनियम से के द्वारा ही महिलाओं को मताधिकार भी प्रदान किया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि महिलाओं को किस अधिनियम के तहत वोटिंग करने का अधिकार दिया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है महिलाओं को मतदान देने का अधिकार प्रदान किया गया। सांप्रदायिक आधार निर्वाचन कहने का मतलब अभी तक 1909 में जो है सांप्रदायिकता के आधार पर मतलब मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था और निर्वाचन मतदाता भी होते थे, उनका एक अलग होता था और उसमें केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही चुना जा सकता था और मुस्लिम लोग ही उसमें वोटिंग कर सकते थे। तो इससे भी जनता में जो है बहुत सारा कहने का मतलब उनमें रोष, उनमें गुस्सा पैदा हुआ, क्योंकि वो समझ गए थे कि अंग्रेज जो है हम हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए ये जो है फूट डालो और राज करो वाली नीति के तहत जो है अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की थी। हालांकि मुसलमानों ने इसकी मांग की थी, लेकिन जो कांग्रेस थी उसने इसका विरोध किया कि इससे जो है हमारी एकता में कमी आएगी। तो उसी के तहत सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन ये जो है सिखों पर भी लागू कर दिया गया। अभी तक जो है सांप्रदायिक निर्वाचन जो क्षेत्र था, जो मंडल था, जो व्यवस्था थी वो जो है मुसलमानों के ऊपर थी, लेकिन इस अधिनियम के तहत जो है सिखों पर भी ये लागू कर दिया गया कि सिख लोगों के लिए भी एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र होगा, उनके निर्वाचक मतदाता होंगे। कहने का मतलब वहां से केवल सिख कम्युनिटी के लोग ही जो है चुने जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था इस अधिनियम में कर दी गई। नेक्स्ट है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित कर दी गई। देखिए केंद्र में द्विसदनात्मक का मतलब होता है पहले केंद्रीय परिषद होती थी, विधान परिषद होती थी जो कि केंद्र में होती थी। अब जो है केंद्रीय विधान परिषद की जगह पर वहां पे 2 सदन कर दिए गए। जैसे आज जो है भारत में केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा होती है, उसी तरीके से उस समय केंद्रीय विधान परिषद को हटाकर उसकी जगह पर 2 सदन ला दिए गए। जैसे कि राज्य परिषद उच्च सदन होता है, जैसे कि राज्यसभा आज के समय में उच्च सदन होती है, जिसमें कि राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। जो राज्य परिषद होती थी या उच्च सदन होता था उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 60 थी और जो है वो 5 वर्ष के लिए उसमें के सदस्य जो है वो चुने जाते थे। और जो विधानसभा होती थी जिसको आज हम लोग लोकसभा कहते हैं, उस विधानसभा को निम्न सदन, जैसे आज भी लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, वैसे पहले भी राज्य परिषद को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता था। और विधानसभा में 145 सदस्य होते थे, उनमें से 104 जो है निर्वाचित होते थे। कहने का मतलब 145 में से 104 जो है वो इलेक्शन जीत कराते थे, चुनाव जीत कराते थे, और जो शेष बचते थे उनको सेलेक्ट किया जाता था, उनको नामांकित किया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पर केंद्रीय विधान परिषद को हटाकर इसी अधिनियम के तहत 2 सदन में बना दिया गया, राज्य परिषद और विधानसभा, उच्च सदन और निम्न सदन, जो कि आज वर्तमान में जो है वही व्यवस्था वो वहां से यहाँ पर डाली गई। इसके बाद केंद्र बजट पर स्वीकृति अधिकार, लेकिन यहाँ पर
देखिए, मैं आज भी यही चीज है कि लोकसभा को ज्यादा अधिकार होते हैं, राज्यसभा के कम अधिकार होते हैं। उस इसी तरीके से ये प्रावधान जो है उसी समय इस भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ये अधिकार दे दिया गया था निम्न सदन मतलब विधानसभा को कि बजट पर जो है उसका एक विशेष अधिकार रहेगा। कहने का मतलब बजट पास करने का या उस पर अनुमति देने का अधिकार जो होगा वो राज्य परिषद को नहीं होगा, विधान परिषद को होगा। तो बजट पर स्वीकृति जो है वो केवल विधानसभा ही दे सकती थी, उसमें राज्य परिषद का कोई रोल नहीं होता था, जो कि आज भी ऐसा ही है। ठीक है। फिर उसके बाद प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना। तो ये व्यवस्था जो है कि मतलब भारत सरकार अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि अब जो है भारतीय लोगों को भी उनको शासन चलाने में थोड़ा सा उनको कहने का मतलब ट्रेनिंग दिया जाए। इसके लिए अंग्रेजों ने प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। जैसे कि राज्यों की सरकार, जैसे आज जो है हर राज्य की अपनी सरकार होती है, विधानसभा होते हैं, विधान परिषद होती है, उसी तरीके से केंद्र के अलावा राज्यों में भी विधान परिषद की स्थापना की गई और वहां पे भी सरकार बनाने का अधिकार दे दिया गया कि और ये अधिकार जो है 8 राज्यों में, ठीक है, 8 प्रांतों में ये आंशिक सरकार बनाने का जो प्रावधान था वो शामिल किया गया। इसके शासन दैर्घ्य शासन पद्धति लागू हुई। मतलब इसके जरिए दैर्घ्य शासन पद्धति का मतलब जब राज्य में एक सरकार बनाई जाएगी तो उसमें दैर्घ्य शासन का मतलब होता है वहां पर भी केंद्र की तरह वहां पर भी 2 प्रकार के विषय शामिल किए जाएंगे, जिसमें कि हस्तांतरित विषय होते हैं और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय का मतलब वो होता है कि ये जो है कम महत्व के विषय होते हैं हस्तांतरित विषय। अब देखिए अंग्रेजों ने जहां पर की पूरी शक्ति इनके हाथों में होनी थी उसको इन्होंने आरक्षित विषय बना लिया। आरक्षित विषय का मतलब होता है राजस्व, कहने का मतलब जो रेवेन्यू वसूलने का काम, मतलब टैक्स वसूलने का काम, न्याय करने का काम, और वित्त मतलब फाइनेंस, पूरा जो मुद्रा कंट्रोलिंग और पुलिस बल, ये सब आरक्षित विषय में उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। गवर्नर जनरल ने इसको अपने हाथ में ले लिया। इसको जो है मंत्रिपरिषद का इस पे अधिकार नहीं था। इसमें केवल गवर्नर जनरल का अधिकार था आरक्षित विषय में, और इस पर गवर्नर जनरल को इन सबको मतलब पुलिस व्यवस्था कैसे काम करेगी वो गवर्नर जनरल तय करेगा, न कि प्रांत की सरकार में बैठे मंत्री परिषद के लोग तय करेंगे कि वहां की पुलिस कैसे काम करेगी। मतलब राजस्व वसूलने का काम, न्याय देने का काम और पूरे वित्त व्यवस्था कंट्रोल करने का काम और पुलिस व्यवस्था जो है वो गवर्नर जनरल ने अपने हाथों में ले रखी थी और इसको भारत सचिव के माध्यम से इसको प्रशासन करती थी। और जो भारत सचिव जो गवर्नर जनरल होता था वो जो है इस व्यवस्था में वो सीधे भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। कहने का मतलब अगर वो उसकी जवाबदेही किसी के प्रति बनेगी तो वो विधानसभा या विधानमंडल को के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, वो सीधे जवाब देगा किसको, ब्रिटिश संसद को जवाब देगा कोई कमी पाई गई तो कहने का मतलब जो मेन जो क्षेत्र थे, जो विषय थे, वो गवर्नर जनरल ने अपने अधिकार में ले रखे थे और बाकी जो विधानसभा के या प्रांत के जो मंत्रिपरिषद होती थी उसको केवल शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कम महत्व के विषय ही दिए गए। कहने का मतलब मलाई खाने वाला काम इन्होंने अपने हाथों में रख लिया था और जो व्यवस्था करने वाला काम था वो प्रांत के मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दिया गया कि ये काम ये करेंगे। ठीक है। उसके बाद दैर्घ्य शासन के जन्मदाता। दैर्घ्य शासन का मतलब यही हुआ कि प्रांत में 2 प्रकार की सरकार चलेंगी। कहने का मतलब एक गवर्नर जनरल जो है वो प्रशासन चलाएंगे जिनके हाथों में ये आरक्षित विषय रहेंगे, और उसके बाद दूसरा जो है उसी प्रांत की सरकार में जो मंत्रिपरिषद होगी वो भी गवर्नर जनरल के माध्यम से ही कार्य करेंगे, लेकिन उनके पास शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कम महत्व के विषय होंगे। तो दैर्घ्य शासन के जन्मदाता कौन है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि दैर्घ्य शासन के जन्मदाता कौन है। तो दैर्घ्य शासन के जन्मदाता लायोनिल कार्टिस हैं।
लायोनिल कार्टेस जो है दयाल शासन के जन्मदाता है। उसके बाद भारत में लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान, इसी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही ये प्रावधान किया गया कि भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। लोक सेवा आयोग का गठन इसलिए किया जाता है क्योंकि सिविल सेवा में, जैसे कि आजकल पुलिस विभाग में आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, इन सब के कर्मचारियों का जो अधिकारी चुने जाते हैं वो लोक सेवा आयोग के द्वारा ही चुने जाते हैं। ये परीक्षाएं करवाती हैं। तो सबसे पहले लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान इसी भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, भारत सचिव को महालेखा परीक्षक के नियुक्ति का अधिकार दिया गया। जो भारत सचिव हुआ करते थे, जैसे अभी भारत सचिव यहाँ के थे मोन्टेग्यू, तो भारत सचिव को अधिकार दे दिया गया कि वो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। महालेखा परीक्षक उसको कहते हैं कि भारत सरकार के जितने भी सार्वजनिक विभाग के जो क्षेत्र होंगे, जो कंपनियां होंगी, उनके आय और व्यय का लेखा जोखा जो करता है, उनकी जांच जो करता है, वो महालेखा परीक्षक ही करता है। तो भारत सचिव जो है महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। इसका अधिकार जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रदान किया गया। तो इस वीडियो में हमने बात किया जो मेन पॉइंट जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते थे, और इसमें जो प्रावधान दिए गए वो सारे प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। वीडियो को पूरा देखें, लाइक कमेंट शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।